सारी प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं, हम वहाँ से उन्हें उठा लेते हैं। कहाँ बहन? तुम दोनों उन बोतलों को इकट्ठा करो, मैं यहाँ पर पिन्नियाँ बीन लेती हूँ। जी माँ। उसके बच्चे भी उसकी इस काम में मदद किया करते थे। आज के काम के पैसे मिलाकर मेरे पास आशीष और कोमल का एडमिशन कराने के लिए पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर ये पढ़ लिख गए तो कल को यही मेरा सहारा बनेंगे। रचना खूब मेहनत करती है और अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा देती है। इसके बच्चे भी पढ़ाई में पूरा मन लगाते हैं और साथ ही अपनी माँ के साथ काम में हाथ भी बटाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया। अब कोमल और आशीष दोनों बड़े और जवान हो गए थे और अब उनके कॉलेज जाने का समय था। माँ, हमारी इंटर तक की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है। हमें? अरे बस बस, तेरे लिए तो इतनी ही पढ़ाई काफी है। तुझे कौन सी नौकरियां करनी है? कॉलेज में दाखिला तो मैं सिर्फ आशीष का ही कराऊंगी। पर माँ, परवर कुछ नहीं, तू मेरे साथ घर में ही रहकर काम में हाथ बटाना। माँ, अगर तू कहेगी तो मैं सरकारी कॉलेज में भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई मत रोकना। रचना थोड़ा सोचती है और फिर वो कोमल का दाखिला एक सरकारी कॉलेज में करा देती है और अपने बेटे आशीष का दाखिला एक प्राइवेट कॉलेज में कराती है। आशीष को कॉलेज जाते हुए अब 1 महीना हो गया था। एक दिन आशीष सीढ़ियों से तेजी से उतरता हुआ आ रहा था कि उसकी टक्कर रोज से हो गई। आ आ ओह, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आशीष रोज को देखने लग जाता है। ये आप क्या कर रहे हो मिस्टर? मुझे इतनी जोर से लग गई है। आउच। अरे, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वैसे एक बात पूछूं? व्हाट? तुम देखने से तो कोई विदेशी लगती हो, लेकिन तुम्हें हिंदी आती है? रोज आशीष की बात सुनकर हंसती है। आशीष को उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लगता है और आशीष को रोज से प्यार हो जाता है। यस, एब्सोल्युटली, मुझे आती है, बिकॉज मैं इंडिया में 5 साल से रह रही हूँ। ओह, ओके। यू आर सो फनी। रोज वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रोज भी अब आशीष को पसंद करने लगी थी। आशीष रोज के बारे में अपनी माँ रचना को बताता है। बिल्कुल नहीं बेटा, वो विलायती है। पहली बात तो हमारे साथ इस घर में रहने को तैयार नहीं होगी, और दूसरी बात, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रोज से। और वैसे भी माँ, मैंने उसको बताया है कि मेरे पास कोई आलीशान बंगला नहीं है, बस एक छोटा सा घर है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन वो हर हाल में मेरे साथ रहने को तैयार है। माँ, अब अगर आप तैयार हो तो ठीक और नहीं हो तो भी ठीक। रचना को मजबूर होकर आशीष की शादी रोज से करवानी पड़ती है। रचना ज्यादा अमीर नहीं थी, इसीलिए वो उन दोनों की शादी एक मंदिर में करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद रचना वापस अपने काम पर जाती है। मम्मी, आप कहाँ पर जा रही हो? मैं अपना काम करने जा रही हूँ। कैसा काम? तू नहीं जानती, हमारे घर में कचरा बीनने का काम किया जाता है, उसी से मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। व्हाट? आप एक कचरा बीनने वाली हो? इसका मतलब मैं एक कचरा बीनने वाली की बहू हूँ? हाँ, और अब कल से तू भी काम पर चलना, समझी मेरी विदेशी बहू? सोचिएगा भी मत सासू माँ, मैं ये सब नहीं करने वाली। वैसे तो तूने मेरे बेटे से बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि तू उसके साथ हर हाल में रहने को तैयार है। अब कहाँ गई वो बातें? जस्ट शट अप मम्मी जी। इसी तरह रचना और रोज में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई की आवाज सुनकर कोमल वहां आती है। माँ, भाभी, आप दोनों क्यों लड़ रही हो? देख ले अपनी इस विलायती भाभी को, संभाल इसे, मैं तो चली अपने काम पर। रचना अपने काम पर चली जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ भाभी? क्या सच में हमारे घर के हालात इतने ही खराब हैं? क्या सच में तुम लोग बचपन से कूड़ा कचरा बीन कर ही अपना गुजारा करते हो? टेल मी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ भाभी, मैं जानती हूँ भैया ने आपको ये नहीं बताया होगा कि हम लोग इस तरह से अपना गुजारा करते हैं। बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद से माँ ने यही काम किया और हम भी यही करते हैं। भाभी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अब से यही आपका ससुराल है, इसलिए अब आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। रोज कोमल की बातें बड़ी गौर से सुनती है और उसके बाद वो एक फैसला लेती है। ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ कोमल, और मैं अपने इस क्रिंजी बिहेवियर के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं,
लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो अब मैं मम्मी जी को और ये काम नहीं करने दूंगी। मतलब अगर बच्चे इस उम्र में भी अपने माँ बाप का सहारा ना बन पाए तो क्या फायदा। आपसे मैं जॉब करूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? माँ कभी इसके लिए राजी नहीं होंगी। आशीष दरवाजे पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। आशीष अंदर आता है और बोलता है, रोज, सिर्फ तुम नहीं, अब से हम दोनों ही जॉब करेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस उम्र में भी हम अपने माँ बाप को आराम की जिंदगी न दे पाए तो फिर बेकार है हमारा इस दुनिया में होना। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ जॉब करूंगा। भैया भाभी, मैं भी अपने घर के हालातों को सुधारने में मदद करूंगी। नहीं बहन, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। नहीं, अगर कोमल करना चाहती है तो आशीष जी उसे करने दीजिए। तभी तो माँ को ये भी पता चलेगा कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। भाभी ने बिल्कुल सही कहा भैया, मैं घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ऐसा करने से माँ भी नाराज नहीं होंगी और कमाई भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। फिर क्या था, वो तीनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आशीष और रोज एक रेलवे कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हैं और कोमल घर में ही बच्चों को पढ़ाकर पैसा कमाने की शुरुआत करती है। अब उन सभी को अपना अपना काम करते हुए लगभग 1 महीना होने आया था। आशीष और रोज को उनकी पहली तनख्वाह मिली। ये लीजिए मम्मी जी, मेरी पहली कमाई पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। माँ, अब आपको और इस कचरे के ढेर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा और बहू अब सब कुछ ठीक कर देंगे। और बेटी भी। ये ले माँ, आज मैंने भी बच्चों को पढ़ाकर अपनी पहली तनख्वाह कमाई है। अपने बच्चों और बहू को खुद की इतनी फिक्र और मेहनत करते देख रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी कि सिर्फ बेटा ही अपने परिवार का सहारा बनता है, लेकिन आज तो मेरी बेटी ने भी गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया। और बहू, मुझे माफ कर देना, तेरे विलायती होने की वजह से मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तूने हमें जिंदगी का मतलब सिखा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। मी टू। अरे तू कब से अंग्रेज बन गई? अब भाभी को देखकर जरा हम भी बोलने लगे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? भगवान मेरे परिवार की ये हंसी खुशी हमेशा सलामत रखे। सभी बहुत खुश थे। अब उनके दिन बदलने लगे थे। रचना ने भी अब कचरे का काम छोड़ दिया था। उसके बच्चों ने भी दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके आखिर खुद को कचरे के ढेर से निकाल ही लिया। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेमलता शाम के वक्त एक बोरे में कचरा बीनते हुए वापस अपने घर की ओर लौट आती है। उसके घर में कचरा पड़ा होता है क्योंकि उसकी झोपड़ी कचरे के ढेर के पास ही थी। आखिरकार दिन भर कूड़ा कचरा बीनने के बाद मैं अपने घर पर लौट आई। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम दोनों? माँ, हम यही हैं। हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छी बात है, तुम दोनों पढ़ाई कर रहे हो। तुम जानते हो ना, हमें इस गरीबी से बाहर निकलना है, जिसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। तुम दोनों अच्छे से पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। हेमलता रसोई में जाती है जहाँ चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा होता है। वो एक झाड़ू उठाती है और झाड़ू से थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा वहाँ से साफ कर देती है। हेमलता खाने के लिए कुछ बनाती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है, जिसके बाद वो सभी खाना खाते हैं और राजू कहता है, माँ, मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है इस कूड़े कचरे की। रोज रोज खाते समय ये गंदी बदबू बहुत बुरा लगता है माँ। हम कब एक अच्छे से साफ सुथरे मकान में रहेंगे? जब तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे और अच्छी नौकरी करने लगोगे, उसके बाद हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हेमलता एक तरफ कूड़ा कचरा बीनती है तो दूसरी तरफ से अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है। उसकी इस गरीबी के चलते राजू और रेखा को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था। अरे हटो यहाँ से हटो, कूड़ा कचरा बीनने वाले के बेटे हमारे डेस्क पर नहीं बैठ सकते। अगर बैठना है तो नीचे बैठो। चल राजू, हम पीछे वाले डेस्क पर बैठ जाएंगे। राजू और रेखा अपनी कक्षा में सबसे पीछे बैठा करते थे, लेकिन वो हमेशा मन लगाकर पढ़ाई किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ हेमलता का कूड़े कचरे का काम भी सही से नहीं चल पा रहा था। अरे तुम ये कैसा कूड़ा कचरा बीन कर लाती हो? अगर सही से कूड़ा कचरा बीन कर नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें ढंग से पैसे नहीं दूंगा, और इस कूड़े कचरे के बस यही पैसे बनते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा मत करो। मैं जितना कूड़ा लेकर आती हूँ इतना कूड़ा तो कोई भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी तुम हमारे कूड़े कचरे में कमी निकालते ही रहते हो। देखना, ज्यादा भंगाईबाजी नहीं कर सकता। अगर तुझे भी ये पैसे चाहिए तो रख ले, वरना मैं तेरा कूड़ा नहीं खरीदूंगा। हेमलता थोड़े से पैसों को ले लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से अपने कूड़े का बोरी उठाती है और घर की तरफ लौट आती है।
लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा होता है। हे भगवान, कूड़ा कचरा तो सही से बिका ही नहीं, ऊपर से मुझे पैसे भी कम मिले हैं। अब इन पैसों से मैं राशन कैसे लाऊं, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताब। हेमलता ऐसा सोचते हुए कुछ ही दूरी पर चलती है कि तभी उसकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है। वो आदमी एक होटल का वेटर होता है, जो होटल का बचा हुआ खाना कूड़े कचरे के पास लाकर फेंक देता है। हेमलता उस आदमी के वहां से चले जाने के बाद उस कूड़े कचरे में से साफ सुथरा खाना किसी तरह निकाल लेती है और बचे हुए पैसों से कॉपी किताब लेकर घर आ जाती है। माँ, आज खाने में क्या बनाओगी? हम सुबह से भूखे हैं, रसोई में खाने का एक दाना तक नहीं है। माँ, आज टीचर ने हमें पूरे दिन क्लास से बाहर ही रखा था क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं थी। हेमलता लाया हुआ खाना रसोई में जाकर अपने चूल्हे को जलाती है, उसे गर्म कर लेती है, जिसके बाद वो उस खाने को अपने बच्चों को दे देती है और उन्हें किताबें भी देती है। ये लो, मैं तुम्हारी किताबें ले आई हूँ, अब खाना खा लो और उसके बाद अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद तुम दोनों ही हो। राजू और रेखा पेट भर कर खाना खा लेते हैं और फिर पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही हेमलता कूड़ा कचरा बिनते बिनते अपने दोनों बच्चों को बड़ा कर देती है, जिसके बाद दोनों की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों नौकरी के लिए धक्के खा रहे होते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी रेखा, तुम्हारा तो आज इंटरव्यू था, क्या तुम्हें जॉब मिली या नहीं? नहीं माँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तभी वहां राजू आता और कहता है, माँ, दीदी, ये लो मुंह मीठा करो, आप दोनों को खुशखबरी देनी है, मेरी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है माँ। राजू के मुंह से ये बात सुनने के बाद रेखा और हेमलता दोनों ही बहुत खुश होती हैं। माँ, अब आपको कूड़ा कचरा बिनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मेरी महीने की पहली तनख्वाह मिलेगी, मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में से आप दोनों को निकाल कर एक अच्छे मकान में ले जाऊंगा। जैसा कि राजू ने कहा था कि वो अच्छी खासी कंपनी में काम करता है और पहले महीने की तनख्वाह से वो एक मकान किराए पर ले लेता है, जिसमें वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जब तक रेखा को नौकरी नहीं मिलती, वो अपने आगे की और पढ़ाई करने लगती है और एक दिन हेमलता राजू से कहती है, देखो राजू बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन रेखा तो अभी अपनी पढ़ाई कर रही है और उन्हें पढ़ाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम शादी कर लो। शादी करके तुम्हारी जिम्मेदारी तो मेरे सर पर से हट जाएगी। राजू हेमलता की बात मान लेता है, जिसके बाद हेमलता एक अच्छी सी लड़की देखकर राजू की शादी कर देती है। लेकिन शादी के बाद राजू का ध्यान दो जगह बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी रीना उसे हमेशा अपनी माँ और बहन के लिए कुछ भी करने से रोका करती थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि तुम सारा का सारा पैसा अपनी बहन रेखा की पढ़ाई पर ही लगाते हो। अरे अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो? आने वाले समय में जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या वो गरीबी को झेले? और ऊपर से तुम्हारी माँ जब देखो बीमार ही रहती है। रीना, तुम ऐसा क्यों कहती हो यार? तुम्हें नहीं पता कि मेरी माँ ने कितने कष्ट झेलने के बाद मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज अगर हमारी माँ ने हमारी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई होती ना, तो पता नहीं हमारा क्या होता। बस बस बहुत हुआ। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के किस्से सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे और नहीं सुनना। अगर तुमने और अपनी बहन की पढ़ाई में और अपनी माँ की दवाई में पैसा लगाया तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। उस दिन के बाद से राजू बहुत मजबूर हो जाता है और अपनी बहन और अपनी माँ की दवाइयों में पैसा लगाना धीरे धीरे कम कर देता है। अरे भैया, मेरे कॉलेज की फीस नहीं भरी तुमने? तुम्हें तो पता ही है दीदी, मैं अकेले कमाने वाला हूँ और घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो तुम्हारी फीस कहाँ से भरूंगा? फीस ना सही, माँ की दवाई तो ले आओ भैया। जितनी भी तनख्वाह आई थी वो सभी मैंने लेने देने में खत्म कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं दवाई कहाँ से लेकर आऊंगा? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? ये सुनते ही रेखा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने भाई से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही अब उन दोनों की बहुत ज्यादा बेकदरी हो जाती है और रीना भी उनके ऊपर जुल्म करने लगती है। एक दिन रीना राजू से कहती है, देखो, तुम्हारी माँ और बहन कुछ नहीं करती और अब तुम्हारी बहन की शादी भी तुम्हारी माँ तुम्हारे सर पर ही थोप देंगी, इसीलिए हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। अपनी पत्नी की बात मानकर राजू रीना को लेकर अलग रहने लगता है, जिसके बाद हेमलता और रेखा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और हेमलता फिर से कूड़ा कचरा बिनकर अपना गुजारा करने लगती है। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें फिर से वही वापस आना पड़ेगा, वही गरीबी और वही गरीब की रसोई जहाँ चूल्हा जलता ही नहीं। धीरज रखो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कूड़ा बेचने के बाद जो पैसे बचते हैं, हेमलता उनमें से घर का थोड़ा सा राशन ले आती है, जिसके बाद रेखा रसोई में जाकर खाना बनाती है
दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कूड़े कचरे में पड़े न्यूज़पेपर पर रेखा को एक नौकरी का इश्तिहार दिखाई देता है। ये मेरी आखिरी उम्मीद है। एक बार इंटरव्यू देकर आती हूँ, इसके बाद देखती हूँ क्या होगा। रेखा इश्तिहार देखकर इंटरव्यू देकर आती है, जिसमें वो पास हो जाती है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ की जॉब मिल जाती है। उसी कंपनी के अंदर उसका भाई एम्प्लॉय होता है और अपनी बहन को अपना सीईओ देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे बहना, तुम इस कंपनी की सीईओ कब बन गई? रेखा राजू को सब बताती है, जिसके बाद राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं धीरे धीरे जहां हेमलता और रेखा दोनों ही टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी थी, अब वो एक अच्छे से बंगले में रहने लगती है, जहां हेमलता रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अपनी बेटी को खिलाती है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही अपनी जिंदगी में कामयाब है और मुझे मेरी भरपूर रसोई भी मिल गई। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए था। वो पूरा परिवार अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शांति देवी अपने 3 बेटों राजीव, आनंद और गोपाल की